सल्तनत कालीन ग्रामीण समाज का अध्ययन करेंगे। सल्तनत कालीन स्रोत ग्रामीण समाज के विषय में लगभग नहीं। इस कवि को कुछ हद तक संस्कृत, अपभ्रंश और कुछ दक्षिण भारतीय भाषाओं में उपलब्ध जानकारी की सहायता से पूरा किया जा सकता है। यद्यपि इन स्रोतों में ग्रामीण जीवन के संदर्भ में उपलब्ध जानकारी 9वीं शताब्दियों से आगे के काम के होते हैं, किंतु वे हमें एक पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं और दिल्ली सल्तनत के तहत ग्रामीण जीवन के परिवर्तनों और अविच्छिन्नता और निरंतरता की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझने में हमारी मदद करते हैं। 12वीं सदी के जैन लेखक हेमचंद्र सूरी के लेखन के आधार पर हम ग्रामीण लोगों को 4 श्रेणियों में काट सकते हैं। प्रथम, उपज की बटाई करने वाले किसान अथवा बटाई काश्तकार, जिनके लिए कृषक अथवा आर्थिक आधा भाग पाने वाला शब्द का प्रयोग होता है। हल चलाने वाले खेतीवर मजदूर, जिनके लिए हलवाहक, किसान, यहाँ तक कि कृषक जैसी विभिन्न संज्ञाओं का प्रयोग होता है। ये दोनों ही काश्तकारों के निम्नतम तथा सर्वाधिक आश्रित वर्ग थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कृषक शब्द, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है खेत जोतने वाले, निम्न श्रेणी के किसानों के लिए आमतौर पर प्रयुक्त होता था, जो गाँव में सबसे बड़े समूह थे। इसके बाद वे लोग आते हैं जिन्हें कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने स्वतंत्र किसान कहा है, जिनके लिए मालिक या स्वामी शब्द अधिक प्रयुक्त हो सकता है। आगे चलकर उनको मालिक ए ज़मीन अर्थात भूमि का स्वामी अथवा खुद काश्त भूमिधारी किसान कहा जाना था। पारंपरिक अधिकार के नाते वे अपनी ज़मीन के मालिक होते थे। गांव में उनकी अपनी झोंपड़ी या घर होता था। गांव की खुर्दा ज़मीन पर वह मवेशी चरा सकते थे या झील में मछली पकड़ सकते थे। ऐसे किसान जात के आधार पर बटे होते थे। अंतिम श्रेणी में शिल्पकार, जैसे कि चर्मकार, रस्सी निर्माता, पहरेदार अर्थात चौकीदार होते थे। कुछ ग्रामीण शिल्पकार, जैसे कि चर्मकार, खेतीहर मजदूर, स्वयं अर्थात अछूत माने जाते थे। उनके लिए सामान्य तौर पर नीच या अधम जैसे शब्दों का प्रयोग इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। धर्मशास्त्र के भाष्यकार एवं अन्य लेखक मेहनतकश किसानों की भीषण विपन्नता और तंगहाल जीवन की पुष्टि करने में एकमत है। पद्म पुराण कृषकों के दयनीय जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि वे उस समय के शासक के द्वारा इतने अधिक सताए जाते थे कि अपने परिवार का पालन पोषण करने में भी असमर्थ थे। एक ओर जहाँ किसानों और खेतीहर मजदूरों के सामने भीषण विपन्नता मुँह बाए खड़ी थी, वहीं दूसरी ओर भूमि से जुड़े अभिजात लोग यानी सामंतगण विलासतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। इस प्रकार ये देखा जा सकता है कि ग्रामीण समाज में घोर असमानता थी। नगद लेन देन की वृद्धि ने, जिससे सल्तनत के अंतर्गत काफ़ी तेजी आई, असमानताओं को और अधिक बढ़ा दिया। जहाँ सुल्तानों की भूमि अथवा कृषि संबंधी नीतियों, राज्य का प्रशासन संचालित करने वाले शासक एवं अधिकारी नियमित एवं सतत आय सुनिश्चित करने के लिए होते थे, वहीं उनकी नीतियों का ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता था। यह एक ऐसा पहलू है जिसके संबंध में हम अनुमान से ही काम लेना होगा, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास लेखकों ने शायद ही इसकी कभी परवाह की होगी। राजस्व उत्तर भारत में तुर्कों के आगमन से पूर्व की कृषि संबंधी नीतियों और पद्धतियों के बारे में हमारी जानकारी अत्यंत कम है। किसानों ने अनेक प्रकार के शुल्क देने पड़ते थे, जिन्हें मोटे तौर पर भाग अर्थात भूराजस्व, भोग अर्थात शुल्क एवं कर अर्थात अतिरिक्त शुल्क कहा जाता था। किंतु यह गणना कर पाना कठिन है कि ये कर उपज का कितना हिस्सा होते थे। 10%,
20% का 50%, अथवा कितना भाग शासकों को मिलता था और कितना भाग उनके अधीनस्थों, स्थानीय भूमिपतियों अर्थात मध्यस्थों को मिलता था। धर्मशास्त्र के अनुसार तो किसान को उपज का छठा भाग भू राजस्व के रूप में देना चाहिए, किंतु हमें दक्षिण भारत के कई ऐसे राजाओं के विषय में सुनने को मिलता है जो उपज का 1/3 या 2/3 भाग मांगते थे। हमें एक चोल शासक के बारे में भी सुनने को मिलता है जिसने अपने सामंतों से उपज का आधा भाग वसूल करने का अधिकार दिया था। व्यवहारिक रूप से भू राजस्व की मांग इस बात पर निर्भर करती होगी कि किसानों से कितना भुगतान कराया जा सकता है या किसान की आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके खेत में उपज होने वाली फसल की मात्रा कितनी है। 13वीं शताब्दी के दौरान ग्रामीण समाज के ढांचे में शायद ही कोई परिवर्तन आरंभिक तुर्क शासन भू राजस्व की वसूली के लिए हिंदू सरदारों का सहारा लेते थे और प्रचलित प्रथाओं के अनुसार ही किसानों से इसकी वसूली का दायित्व उन्हीं को सौंप देते थे। उन्हें इस बात का पता नहीं चलता कि किसानों से वस्तुतः कितने भू राजस्व की मांग की जाती थी। तुर्क शासन का सामान्य दृष्टिकोण पता हमें बरनी के विवरण से चलता है, जिसमें लगभग 100 वर्षों के बाद अपनी ग्रंथ की रचना की। उसके अनुसार बलबन ने अपने पुत्र बुरा खान को सलाह दी थी कि इतना अधिक भू राजस्व ना मांगा जाए कि किसान घोर निर्धनता की स्थिति में आ जाए, और इतना कम भी ना मांगा जाए कि धन के आधिक्य के कारण वो विद्रोही बन जाए। इससे पता चलता है कि इसको किस प्रकार लागू किया होगा। सामान्यतः भू राजस्व की दर का निर्धारण इस प्रकार से किया होगा कि प्रचलित ग्रामीण ढांचे में कोई व्यतिरेक पैदा न हो। 14वीं सदी में अनेक परिवर्तन हुए, जैसा कि हमने अध्यायों में देखा है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलीगढ़ तक, ऊपरी दोआब क्षेत्र और राजस्थान और मालवा के कुछ भागों में भू राजस्व मांग को बढ़ाकर उपज का आधा भाग तक लिया। इस क्षेत्र को खालिसा भूमि बना दिया, अर्थात वहाँ से वसूला किया गया भू राजस्व सीधा शाही राजकोष में जाने लगा। भू राजस्व मांग प्रत्येक किसान के द्वारा जोते गए क्षेत्र के मापन पर आधारित होने लगी। साथ ही दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों को छोड़कर किसानों से भू राजस्व को भुगतान नगद रूप में किए जाने को प्रोत्साहित किया जाने लगा। धन्यवाद।